आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कार कंपनी की जिसने पूरी दुनिया को सच में हिला कर रख दिया है। नाम है BYD। देखिए, करीब करीब 100 सालों तक ग्लोबल कार इंडस्ट्री पर सिर्फ 3 देशों का कब्जा था। कौन कौन? जर्मनी, जापान और अमेरिका। यहीं से तो वो सारे बड़े नाम निकले जिन्हें हम सब जानते हैं। टोयोटा, फोक्सवैगन, फोर्ड। ये सिर्फ कार बनाने वाली कंपनियां नहीं थीं। अरे, ये तो अपने अपने देशों की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी थीं। पर फिर पिछले सिर्फ 3 सालों में इस पूरी इंडस्ट्री में मानो भूचाल आ गया है। 100 साल पुराना ये जो दबदबा था ना, वो बुरी तरह से हिल गया है। आप सोचिए, मर्सिडीज जैसी बड़ी कंपनी, उसके मुनाफे में लगभग 1/3 1/3 की जबरदस्त गिरावट आई। और पॉश की बात करें तो अरे, उसका तो और भी बुरा हाल हुआ। सिर्फ 1 साल के अंदर कंपनी ने अपना 92% प्रॉफिट गवा दिया। 92%। उधर वॉक्सवैगन ने ऐलान किया कि वो 50,000 लोगों को नौकरी से निकाल रहे हैं। इससे पता चलता है कि इसका असर सिर्फ बैलेंस शीट पर नहीं, बल्कि आम लोगों की जिंदगी पर कितना गहरा पड़ रहा है। और इन सब के पीछे ये जो पूरी उथल-पुथल मची है, इसके पीछे एक ही नाम है, BYD। और मजे की बात पता है क्या है? साल 2011 में जब इलॉन मस्क से BYD के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा था, क्या आपने उनकी कार देखी है? मतलब उस वक्त कोई उन्हें सीरियसली ले ही नहीं रहा था। और आज BYD दुनिया में किसी भी और कंपनी से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बेच रही है। अब तो इलॉन मस्क बिल्कुल नहीं हंस रहे होंगे। कमाल का टर्न अराउंड है ये, है ना? और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ एक देश में हो रहा है। ब्राजील जैसे नए मार्केट को ही ले लीजिए। वहां BYD ने सिर्फ 1 साल में 72% इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट पर अपना कब्जा जमा लिया। मतलब पूरी तरह से डोमिनेट कर रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? जो ऑफिशियल कहानी है वो 3 बड़े फैसलों के इर्द गिर्द घूमती है। ये फैसले कंपनी के फाउंडर वांग चुआनफू ने लिए थे। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला फैसला था टोटल वर्टिकल इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जहां टेस्ला जैसी कंपनियां अपनी बैटरी किसी और से, जैसे पैनासोनिक से खरीदती हैं और चिप्स मोटर के लिए सैकड़ों सप्लायर्स पर डिपेंडेंट रहती हैं, वहीं BYD ने कहा, हम सब कुछ खुद बनाएंगे। उनकी अपनी बैटरी फैक्ट्री है, अपने सेमीकंडक्टर प्लांट हैं। अरे, यहाँ तक कि लिथियम की खदानें भी उनकी अपनी हैं। तो जब 2021 में चिप की शॉर्टेज ने पूरी इंडस्ट्री को रोक दिया था, BYD आराम से अपना प्रोडक्शन बढ़ा रही थी और गाड़ियां बेच रही थी। दूसरा बड़ा फैसला था प्लग इन हाइब्रिड पर फोकस करना। देखिए, जब सारी दुनिया प्योर इलेक्ट्रिक चिल्ला रही थी, BYD ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने हाइब्रिड पर दांव लगाया और ये चीन के उन 50 करोड़ लोगों के लिए एक जीनियस मूव था, जहां हर कोने में चार्जिंग स्टेशन मिलना मुश्किल था। तो इस एक बोरिंग से दिखने वाले फैसले ने उन्हें एक इतना बड़ा मार्केट दे दिया जहां टेस्ला की पहुंच ही नहीं थी। और तीसरा फैसला, जो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर था, वो था ब्लेड बैटरी का इनोवेशन। ये बैटरी सस्ती थी, ज़्यादा सेफ थी और इसकी रेंज भी ज़्यादा थी। ये टेक्नोलॉजी इतनी कमाल की थी कि सोचिए, टेस्ला को भी अपनी कुछ कारों के लिए BYD से ये बैटरी खरीदनी पड़े। तो बात सिर्फ बेहतर कार बनाने की नहीं है, BYD ने एक ऐसा पूरा इकोसिस्टम बना लिया जिसे कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? क्या सिर्फ स्मार्ट स्ट्रैटेजी और अच्छी टेक्नोलॉजी के दम पर कोई कंपनी इतनी तेजी से पूरी दुनिया पर छा सकती है? शायद इस कहानी में एक और पहलू भी है। और वो पहलू है चीन की सरकार। जी हाँ, 2015 से 2020 के बीच BYD को सरकार से डायरेक्ट सीधा $4.3 बिलियन की मदद मिली। इस बात को जरा समझिए। साल 2016 में सरकार से मिली सब्सिडी की रकम कंपनी के पूरे नेट प्रॉफिट से भी ज्यादा थी। मतलब अगर ये सरकारी पैसा ना होता तो वो साल कंपनी प्रॉफिट में नहीं बल्कि लॉस में होती। और ये मदद सिर्फ कैश में नहीं थी। फैक्ट्रियों के लिए मुफ्त जमीन मिली, सरकारी बैंकों से 0 इंटरेस्ट पर लोन मिले, रिसर्च और डेवलपमेंट पर टैक्स में भारी छूट दी गई, बसों और टैक्सियों के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स की गारंटी मिली, और यहाँ तक कि जो लोग कार खरीद रहे थे उन्हें भी सरकार की तरफ से सीधी सब्सिडी मिली। तो आप तस्वीर साफ हो रही है ना? BYD की सक्सेस सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। ये एक बहुत बड़े नेशनल प्लान का हिस्सा है जिसका नाम है मेड इन चाइना 2025। इस प्लान का एक ही मकसद है, कुछ चुनिंदा इंडस्ट्रीज में चीन को दुनिया का बॉस बनाना। और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री उस लिस्ट में सबसे ऊपर है।
BYD इस प्लान का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। अब इस चमक दमक के पीछे की सच्चाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। GMT रिसर्च नाम की एक फर्म का कहना है कि BYD का जो कर्ज कागजों पर 42 बिलियन युआन दिखाया जा रहा है, वो असल में 323 बिलियन युआन है। मतलब बताए गए आंकड़े से लगभग 8 गुना ज्यादा। और तो और एक और अजीब चीज सामने आई है जिसे जीरो माइलेज यूज्ड कार्स कहा जा रहा है। इसमें होता यह है कि डीलर अपने महीने का सेल्स टारगेट पूरा करने के लिए नई नई गाड़ियों को अपनी ही बनाई हुई फर्जी कंपनियों के नाम पर रजिस्टर कर देते हैं। तो कागजों पर तो सेल दिख जाती है, पर असल में गाड़ी बिकी ही नहीं। ग्वांगझाओ में BYD के ही एक सेल्समैन ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि हर महीने के आखिर में हम पर प्रेशर होता था और हमें 200 से 300 गाड़ियां पार्टनर कंपनियों के नाम पर रजिस्टर करने को कहा जाता था, सिर्फ नंबर्स पूरे करने के लिए। अब ये बात सेल्स के असली आंकड़ों पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। और इन सब का असर अब दिखने भी लगा है। हाल ही में कंपनी के नेट प्रॉफिट में 19% की गिरावट आई है और इस साल की शुरुआत में ग्लोबल सेल्स तो 41% तक गिर गए। पर देखिए, ये बड़ी कहानी सिर्फ एक कंपनी के बारे में नहीं है, ये एक नए ग्लोबल प्लेबुक के बारे में है, एक नए तरीके के बारे में जो सिर्फ कारों तक ही सीमित नहीं रहने वाला। BYD का भविष्य चाहे जो भी हो, वो सफल हो या असफल, लेकिन जिस स्ट्रैटेजी पर उसे खड़ा किया गया है, वो स्ट्रैटेजी अब कहीं नहीं जाने वाली। तो सवाल ये नहीं है कि BYD का क्या होगा, असली सवाल ये है कि इस नए ग्लोबल गेम में कारों के बाद अगली इंडस्ट्री कौन सी है जिस पर निशाना साधा जाएगा।